स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 द मॉडर्न एज इन यूरोप। और ये ए पार्ट है रिनेसेंस। रिनेसेंस का मतलब है रीबर्थ। अब यहाँ से देखते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म रिनेसेंस। कि रिनेसेंस का मतलब क्या होता है। पेज नंबर 97 पे देखते हैं हम। तो यहाँ पे जो टर्म है रिनेसेंस, इसका मतलब होता है रीबर्थ या रिवाइवल। ये स्टैंड करता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशनल मूवमेंट जो चला था यूरोप में। और ये कब चला था? मेडिवल और मॉडर्न टाइम्स। बिगिन करता है 14th सेंचुरी से इटली में और लास्ट करता है 17th सेंचुरी तक। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिनेसेंस यानी कि रीबर्थ। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि मेंशन एनी टू कॉज ऑफ रिनेसेंस। कि क्या कारण थे रिनेसेंस के कॉज के। तो यहाँ पे कॉजेज ऑफ रिनेसेंस बहुत सारे हैं। कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल और फिर डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये दो लिख सकते हो और दो के लिए चाहो तो एक दो लाइन भी इसमें से तुम कैरी कर सकते हो। फिर थर्ड वाला, ये शॉर्ट आंसर है ना, इसीलिए थोड़ा कम ही लिखना है। वॉट रोल डिड द विक्ट्री ऑफ तर्क ओवर कॉन्स्टेंटिनोपल प्ले इन द राइज ऑफ रिनेसेंस। ये भी पेज नंबर 97 पे है। तो देखो रोल क्या था इनका, कि जो कॉन्स्टेंटिनोपल था फेल इनटू द हैंड ऑफ द तर्क इन 1453। 1453 में वो जो है तर्क के हाथों में चला गया। बहुत सारे ग्रीक एंड रोमन स्कॉलर वेयर दस, बहुत सारे ग्रीक और रोमन जो विद्वान थे उनको जो है फोर्स किया गया कि शिफ्ट कर जाए रोम को और दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप में अपने मैन्युस्क्रिप्ट के साथ लिखा हुआ जो था उसके साथ। तो ये जो है प्रॉब्लम आई तर्क की वजह से। इस तरीके से जो है मतलब रिनेसेंस हुआ यानी कि पुनर्जन्म हुआ। तो इसमें यही जो है कि तर्क लोगों ने जो है इसको कब्जा कर लिया था कॉन्स्टेंटिनोपल को। तो ये चीज़ इस तरह से रोल प्ले की रिनेसेंस होने में, रीबर्थ होने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लेड टू द राइज ऑफ रिनेसेंस, गिव टू रीजन। अब जो डिक्लाइन हुआ फ्यूडलिज्म का, उससे इसकी वजह से राइज हुआ रिनेसेंस का, दो रीजन देने हैं। तो पेज नंबर 98 पे देखो, दो रीजन पे क्या होगा। यहाँ पे डिक्लाइन जो हुआ फ्यूडलिज्म का 13th एंड 14th सेंचुरीज में प्रोवाइड किया एक इम्पेटस टू फ्री थिंकिंग। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इम्पेटस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है? प्रेरणा। इम्पेटस का मतलब होता है प्रेरणा मिली जो है फ्री थिंकिंग की। तो एक ये लाइन हो गया। फिर जो पीस और फ्रीडम जो प्रिवेल हो रहा था डिक्लाइन के बाद फ्यूडलिज्म के, इसने फेवर किया, किसको फेवर किया? ग्रोथ ऑफ न्यू लर्निंग, यानी नई नई चीज़ें लर्न करना। और इसकी वजह से नए नए डेवलपमेंट हुए स्फेयर ऑफ आर्ट में, लिटरेचर में, फिलोसफी के दायरे में बहुत सारे क्या हुए डेवलपमेंट्स हुए। और साइंस में ये सब चीज़ों ने क्या किया? कंट्रीब्यूट किया रीबर्थ में। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन एनी टू फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। दो फैक्टर बताने हैं जिससे कि ग्रोथ ऑफ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी आया लोगों में, यूरोप के लोगों में। पेज नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जस्ट अ मोमेंट होल्ड। तो दो इंक्वायरी यहाँ पे ये है स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। देखो पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में दो पॉइंट्स पूछे थे, तो एक मैंने यहाँ लिया है क्रूसेड। जो क्रूसेड है वो जो है रिलीजियस एक्सपेडिशनरी वॉर, वेयर द रिलीजियस एक्सपेडिशनरी वॉर विद द गोल ऑफ रिस्टोरिंग द चर्च एक्सेस। और इनका ये मोटो होता था कि चर्च के एक्सेस को टू होली प्लेसेस इन न्यू जेरूसलम में जो है रिस्टोर करना चर्च के एक्सेस को, और टू होली प्लेसेस यानी होली प्लेसेस वगैरह जो हैं वहाँ पे जो कि जेरूसलम के आसपास हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाया, दे ब्रॉट द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के पीपल को लाए इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द पीपल ऑफ एशिया, एशिया के पीपल को यूरोप के पीपल से डायरेक्ट कांटेक्ट में लाए। और जो क्रूसेड वगैरह लाया गया टू वेस्टर्न यूरोप में,
वो आइडिया लेके आया कहाँ से, ईस्ट से, और इससे जो है कि वाइडन हो गया आउटलुक ज़िंदगी के ऊपर, और पीपल जो है कि अब भरोसा करने लगे ऑन रीज़न रेदर देन ऑन ब्लाइंड फेथ। तो रीज़न पे आने लगे रेदर देन ब्लाइंड फेथ, अंध मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं कर रहे थे, वो रीज़न के ऊपर फॉलो कर रहे थे। इसके अलावा एक और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी है, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस की वजह से। अब डेवलपमेंट ऑफ साइंस ने क्या किया, इन द एज ऑफ फेथ, भरोसे के समय में साइंस के पास लिटिल स्कोप था, साइंस हैड लिटिल स्कोप फॉर डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे देखो आगे क्या हो रहा है कि बहुत, लेकिन सर्टेन स्कॉलर वगैरह जो है वो क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं साइंटिफिक एटीट्यूड और आस्क कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से कि ऑब्जर्व करें चीज़ों को नेचर के अंदर, और इसकी वजह से बहुत सारे नए इन्वेंशन हुए और बहुत सारी डिस्कवरीज भी हुई। डेवलपमेंट हुआ साइंस का, जो कि क्रिएट किया स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और साइंटिफिक टेम्पर। रोगर बैकन जो थे, इन्होंने कंटेम्पलेट किया यूज़ ऑफ हॉर्सलेस कैरेजेस एंड फ्लाइंग मशीन। हॉर्सलेस यानी कि बिना घोड़े के कैरेजेस वगैरह और फ्लाइंग मशीन वगैरह जो है कि इन्होंने का इन्वेंशन किया। इसके अलावा कॉपरनिकस जो था, उस समय कॉपरनिकस ने प्रूव किया कि अर्थ मूव करता है सन के अराउंड में, ना कि अर्थ खुद एक सेंटर है। गैलीलियो ने इन्वेंटेड किया टेलीस्कोप, और ये इन्वेंशन ने क्या किया, ब्रॉडेन कर दिया मेंटल आउटलुक लोगों का, और जो है कि पुरानी बिलीफ वगैरह ट्रेडिशन वगैरह ख़त्म हो गए। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी के लिए ये 2 पॉइंट्स आप लिख लोगे, इसमें चाहो तो आप छोटा कर लेना, कम लिखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि हाउ डिड द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस ब्रिंग इन अ न्यू अवेकनिंग इन यूरोप, कि किस तरह से इन्वेंशन जो हुआ प्रिंटिंग प्रेस का, तो एक नई जागृति आई लोगों के अंदर, अवेकनिंग आया यूरोप में। पेज नंबर 99 पे देखते हैं। देखो यहाँ पे है कि द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो सेटअप हुआ था जर्मनी में, वो गुटेनबर्ग के द्वारा हुआ था मिडिल 15th सेंचुरी में। लेटर जो है कैक्सटॉन ने इंट्रोड्यूस किया इसको इंग्लैंड के अंदर, प्रिंटिंग प्रेस को भी। अब देखो इसका इम्पैक्ट कैसे था, कि जो इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का मिडिल ऑफ 15th सेंचुरी में यूरोप में, इसने पॉसिबल कर दिया कि बुक्स वगैरह लार्ज नंबर की प्रोड्यूस हो सकें, जैसे कि बाइबल और बहुत सारी दूसरी रिलीजियस और क्लासिकल किताबें वगैरह प्रिंट की जाती थी, और ऑल ओवर यूरोप में उसको बांटा जाता था, है ना। बांटा जाता था मतलब कह सकते हो आप, अवेलेबल होती थी हर जगह पे, तो बहुत सारी किताबें छपने लगी इसकी वजह से। तो इसी तरीके से जो है कि एक नई जागृति आ गई, लोग, एक नया अवेकनिंग आ गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, मेंशन एनी 2 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन। 2 कॉन्सिक्वेंसेज क्या हुए जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के, पेज नंबर 98 पे देखो। यहाँ पे न्यू ट्रेड रूट वगैरह जो फाइंड हुआ, इसमें देखो जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था उन लोगों के लिए, तो जो कि अब चला गया था टर्क के अंडर में 1453 में, और नए ट्रेड रूट वगैरह वेस्ट और ईस्ट के क्लोज हो गए थे, ठीक है। और जो ट्रेड रूट था बिटवीन वेस्ट और ईस्ट का वो बंद हो चुका था, तो कॉन्स्टेंटिनोपल से यहाँ क्लोज तक। फिर उसके बाद हुआ क्या, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज अ रिजल्ट और इसकी वजह से जो यूरोपियन ट्रेडर थे और नेविगेटर थे, उन्होंने महसूस किया कि अब हमको नया डिस्कवर करना पड़ेगा, नया सी रूट। तो इसीलिए जो प्रिंस हेनरी जो नेविगेटर थे पुर्तगाल के, उन्होंने डिस्कवर किया सी रूट अफ्रीका तक के लिए। फिर बार्थोलोम्यू डियाज हैं, ये सक्सेसफुल हुए थे केप ऑफ गुड होप पहुंचने में, साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अफ्रीका जिसको कहते हैं, वहां पहुंचे थे। और उसी तरह से कोलंबस जो है डिस्कवर किया अमेरिका को 1492 में, और 1498 में वेस्को डी गामा सेल किया एज फार एज इंडिया। तो ये सारे के सारे जो है आपके कंसिक्वेंसेज हुए जियोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन के। तो बोला था इसमें कि 2 कोई कंसिक्वेंसेज, तो यहाँ पे आप 2 कॉन्सिक्वेंसेज लिख सकते हो, 2 से ज़्यादा हो गए यहाँ पे। प्रिंस हेनरी वाला हो गया, बार्थोलोम्यू डियाज वाला हो गया, और उसके अलावा कोलंबस वाला, वास्को डी गामा वाला। तो आपको 2 लिखना है इसमें से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मेंशन एनी 2, और सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है, 99 पे देखिए।
पेज नंबर 99। जनसेवा भाव कहते हैं ना ह्यूमनिज्म को, इंसानियत। ह्यूमनिज्म जो है रिगार्ड किया जाता है सबसे ज़्यादा रिमार्केबल फिनोमिना रिनेजेंस का, और ये जो है ये प्रोडक्ट है किस चीज़ का, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन और लर्निंग का ही प्रोडक्ट है ह्यूमनिज्म। इंसानियत तभी आती है। द वर्ड ह्यूमनिज्म जो है वो डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड जो है स्टूडिया ह्यूमैनिटेटिस से, या फिर इसको कहते हैं स्टडी ऑफ मैनकाइंड। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि डिसिसिव शिफ्ट इन कंसर्न फॉर ह्यूमन एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम डिवाइन मैटर। ठीक है, डिवाइन का मतलब होता है भापना, अनुमान लगाना। तो डिवाइन मैटर से हटके क्या करना हो, कंसर्न हो, किसके लिए, फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए। ह्यूमनिज्म एक्सटोल करता है मैन को और स्ट्रेस करता है उसकी एसेंशियल डिग्निटी को, और ये सेंटर्ड ऑन द मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड विथ ऑल हिज अर्थली जॉयज एंड सोरो। और इसे सेंटर किया जा रहा था, मतलब इस तरह से इस पे ध्यान होना चाहिए कि जो है कि मैन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड जो है, इंसान जो है फ्लैश और ब्लड का है, विथ ऑल इज अर्थली जॉयज, जो भी वो अर्थ के ऊपर है और उसके सुख दुख इसी की वो सब जो है एक पार्ट है उसका। तो इसी को ह्यूमनिज्म कहा जाता है। ये डिफेंड करता है राइट, उसके वो डिफेंड करता था, ये जो ह्यूमनिज्म है वो डिफेंड करता है इंसान के राइट को टू प्लीजर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्थली डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिग्निटी तक लिख लोगे आप तो भी हो जाएगा, या फिर नीचे है यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ लिख सकते हो कि इट अपोज्ड रिलीजियस एसेटिज्म, इट डिफेंडेड मैंस राइट टू प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ अर्थली डिज़ायर एंड रिक्वायरमेंट। तो आप इसको और बेहतर बना लो। यहाँ पे जब आपने मीनिंग लिखी, ठीक है, तो यहाँ से शुरू करो, यहाँ से द वर्ड से शुरू करो, और द वर्ड से लेके आप लिखो यहाँ तक डिवाइन मैटर तक। फिर उसके बाद ये अपोज करता है, इंसानियत क्या करती है, वो जो ह्यूमनिज्म है ये अपोज करता है रिलीजियस एसेटिज्म को। अब यहाँ पे जो एक वर्ड आया है एसेटिज्म, एसेटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास लेना। तो ये अपोज करता है संन्यास लेने को और डिफेंड करता है मैन के राइट को। ठीक है, तो लास्ट का ये 1 2 3 और ये 3 लाइन लिख लेना, और ऊपर से पीछे जो है वो मीनिंग बस लिख लेना। काफ़ी जल्दी में हम बना रहे हैं इसको, मैंने सही से अभी रीड भी नहीं किया है, बस मैंने सर्च किया है ओवरऑल, तो इसीलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी। इसके बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि वाई डिड रिनेजेंस बिगिन इन इटली, इटली में ही क्यों शुरू हुआ, गिव 2 रीज़न। पेज नंबर 100 पे ये रीज़न दिए हुए हैं। बिगनिंग ऑफ रेनेजेंस, तो देखो यहाँ पे दिया है ऊपर ही हेडिंग में कि रेनेजेंस सबसे पहले इटली में शुरू हुआ, जहाँ से कि ये फैला और सारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इटली जो है सीट था किसके लिए, ग्लोरियस रोमन एम्पायर के लिए, और सारे हिस्टोरिकल रिमेन वगैरह, रिलैक्स वगैरह, जो अवशेष वगैरह, रिलैक्स का मतलब अवशेष वगैरह रोमन एम्पायर के, वो यहीं पर मिलते हैं, और ये अट्रैक्ट किए बहुत सारी स्कॉलर और आर्टिस्ट को। इसके अलावा और रीज़न क्या लिख सकते हो कि जो इनॉर्मस वेल्थ था जो कि इटली के पास जमा था एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेड किसके साथ, ईस्ट के साथ, उसने भी कंट्रीब्यूट किया राइज ऑफ रेनेजेंस को। बदलाव तभी आता है जब पैसे आते हैं, है ना, दौलत बहुत ज़रूरी होती है बदलाव के लिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि रेनेजेंस आर्टिस्ट ट्राई टू डिपिक्ट लाइफ ऑन कैनवास एंड स्टोन, कि रेनेजेंस आर्टिस्ट जो है वो ट्राई कर रहे थे डिपिक्ट करना लाइफ को कैनवास पे, स्टोन पे। विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द प्रोग्रेस इन आर्ट ऑफ पेंटिंग, कि आर्ट ऑफ पेंटिंग में किस तरह से उनका प्रोग्रेस था। तो पेज नंबर 101 पे देखो किस तरह से वो प्रोग्रेस किए। कहाँ पे होना चाहिए आर्ट के लिए, वेरियस पिक्चर्स ऑफ लाइफ वाज, एक मिनट बर्थ। हाँ, तो देखो बदलाव पूछ रहा ना, तो बदलाव के लिए सिर्फ इतना लिख सकते हो कि क्या मतलब किस तरह का रिफॉर्म आया पेंटिंग वगैरह में।
तो दे अडॉप्टेड, उन्होंने अडॉप्ट किया नया आर्टिस्टिक मेथड, जैसे कि फ्रेस्कोस फॉर वॉल पिक्चर के लिए, ऑयल कलर और वुड कट्स के लिए। वो स्टडी करते थे ऑप्टिक्स को, यानी ग्लास वगैरह से जो है कि रिलेटेड पढ़ाई, और ज्योमेट्री, और यूज़ करते थे अपना नॉलेज डेवलप करने के लिए पर्सपेक्टिव अपने पेंटिंग में। इन्होंने स्टडी किया ह्यूमन की एनाटॉमी को, ताकि वो फाइंड कर सके मैकेनिज्म अंडरलाइन जेस्चर एंड एक्सप्रेशन, जेस्चर और एक्सप्रेशन के अंदर जो अंडरलाइन करता है उसको भी वो क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, सोच सके, समझ सके, है ना। तो इसीलिए जो है पेंटिंग भी वैसे ही बनाई जाती है ना, जेस्चर वगैरह के साथ। तो इतने आए जो है मॉडर्न हो चुके थे, ये सारी चीज़ें थी। अब इसमें देखो, इसके अलावा अब यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हो कि कुछ फेमस पेंटर वगैरह कौन कौन से थे। यहाँ पे अब देखो, हाँ, जैसे कि सम ऑफ द प्रोमिनेंट पेंटर ऑफ द रिनेजेंस पीरियड वेयर द फॉलोइंग, जैसे कि लियोनार्डो डा विंसी, और इन्होंने बनाई थी इस पेंटिंग ऑफ द वर्जिन रॉक्स, द लास्ट सपर एंड मोना लिसा। ठीक है, तो ये सिर्फ नाम लिखना है और इनकी कौन कौन सी पेंटिंग थी। उसके अलावा कौन से पेंटर थे, उसके अलावा पेंटर थे मिशेलेंगेलो, और इनकी जो पेंटिंग थी वो कौन थी, लास्ट जजमेंट थी और द फॉल ऑफ मैन। बस इतना कि पेंटर कौन थे और उनकी पेंटिंग क्या थी। फिर उसके बाद राफेल है, राफेल ने बनाया था सिस्टाइन मैडोना और डिज़ाइन किया था सेंट पीटर चर्च को। तो ये सारे के सारे जो है प्रोग्रेस थे उनके आर्ट ऑफ पेंटिंग में। आंसर नंबर 10। अब 10 के बाद देखो आंसर नंबर 11 की तरफ आते हैं। आंसर नंबर 11 में देखो क्वेश्चन क्या है कि मेंशन करो इम्पैक्ट ऑफ रेनेसेंस इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इम्पैक्ट क्या हुआ रेनेसेंस का इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में। पेज नंबर 103 पे देखो, यहाँ पे इंग्लैंड ने क्या किया, प्रोड्यूस किया नंबर ऑफ राइटर, बहुत सारे राइटर आए, पोएट आए, ड्रामेटिस्ट आए ऑफ रिप्यूट, यानी कि अच्छे नामी। जॉफ्री शॉसर जो है हेरल्डेड द रेनेसेंस लिटरेचर इन इंग्लैंड, और इनको रिगार्ड किया जाता है फादर ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। उसके बाद जो है कह रहा है कि द कैनबरी टेल्स उनका जो है आउटस्टैंडिंग काम था। थॉमस मोर ने लिखा यूटोपिया और डिस्क्राइब किया एक इमेजनरी आइलैंड इन अमेरिका। फिर उसके बाद उसके अलावा भी दूसरे फेमस इंग्लिश राइटर थे इस पीरियड में, वो फ्रांसिस बेकन थे, विलियम शेक्सपियर और बेन जॉनसन और मार्लो थे। फिर उसके बाद देखो पैराडाइज लॉस्ट इज़ एन इमोर्टल वर्क था किसका, मिल्टन का। एडमंड स्पेंसर लिखते हैं पोएम फेरी क्वीन। तो ये सारी चीज़ें जो है कि ये जो है इंग्लिश लिटरेचर में ये इम्पैक्ट पड़ा रिनेसेंस का। ठीक है, रेनेसेंस का इम्पैक्ट इंग्लिश लिटरेचर में इस तरह से आया कि बहुत सारे राइटर वगैरह, पोएट वगैरह, ड्रामेटिस्ट वगैरह जो है उस समय निकले। फिर इसके बाद बात करता है क्वेश्चन नंबर 12 में कि मेंशन द थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉपरनिकस। कॉपरनिकस की बात करें तो थ्योरी पूछा है ना, तो सिर्फ थ्योरी पे शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कॉपरनिकस बेस्ड हिज हेलियोसेंट्रिक थ्योरी ऑन द फॉलोइंग। कहते हैं ये कि देयर इज़ नो वन सेंटर ऑफ ऑल सेलेस्टियल सर्कल और स्फीयर, पूरे सेलेस्टियल सर्कल और स्फीयर का कोई सेंटर नहीं है। अ सेंटर अर्थ का इज़ नॉट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, अर्थ का जो सेंटर ऑफ द अर्थ है वो सेंटर नहीं यूनिवर्स का, लेकिन सिर्फ जो है ग्रेविटी है और लूनर स्फीयर है। ये सिर्फ ग्रेविटी और लूनर स्फीयर का सिर्फ सेंटर है। सारे के सारे जो स्फीयर है रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ एज देयर मिड पॉइंट एंड देयरफॉर बीच में, और देयरफॉर द सन है वो सेंटर है यूनिवर्स का। इसके अलावा अर्थ हैज़ मोर देन वन मोशन, एक मोशन से ज़्यादा मोशन है, जैसे कि रोटेशन रिवॉल्यूशन जो कि उसके टर्निंग पे भी आता है, एक्सिस पे टर्न करता है, और मूविंग इन ए स्फेरिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, और सूरज के चारों तरफ भी वही रोटेशन और रिवॉल्यूशन की इन्होंने बात की। तो ये चारों थ्योरीज जो हैं कॉपरनिकस की हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन की। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में देखो सबसे पहला है मेनी फैक्टर कंट्रीब्यूटेड टू अशर इन द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर थे जिन्होंने कि अशर किया इन द स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस, यानी कि गिफ्ट मतलब प्रवेश करना, जो कि प्रवेश किए स्पिरिट ऑफ रेनेसेंस में, विच हैड फार रीचिंग
कंसिक्वेंसेस फॉर द एंटायर वर्ल्ड, और फार रीचिंग कंसिक्वेंसेस, प्रभाव पड़ा पूरी की पूरी दुनिया में। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर शॉर्ट नोट लिखना है। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, जो कि आंसर 6 में लिखा है वही कॉपी कर दो। डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म, आंसर नंबर 4 में जो लिखा था हम लोगों ने उसमें में से वो दोनों रीजन इसमें लिख दो। कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, तो ये भी हमने देखा ही हुआ है पेज नंबर 97 पे आंसर नंबर 3 में, कि जो इनके हाथों में आ गया था कॉन्स्टेंटिनोपल। यहीं पे देखो कॉन्स्टेंटिनोपल में कैप्चर के बारे में अगर लिखना है तो जो कॉन्स्टेंटिनोपल था वो कैपिटल था ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, और वो सेंटर था ग्रीक के लिए और रोमन कल्चर के लिए। उसमें बहुत सारी वैल्यूएबल मैन्युस्क्रिप्ट थी ग्रीक की और रोमन राइटर की। तो उसके बाद होता क्या है कि कॉन्स्टेंटिनोपल फेल कर जाता है हैंड ऑफ तर्क में 1450 में, और फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रीक रोमन स्कॉलर वगैरह को फोर्स किया जाता है कि आप यहाँ से निकल जाइए अपने मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह के साथ, और जो है रोम शिफ्ट हो जाइए या दूसरे पार्ट ऑफ यूरोप में, और रोम जो है फिर सेंटर बन जाता है ग्रीक कल्चर का, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ तक, और चाहो तो उसमें और छोटा भी कर लो, बस उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है कि किस तरह से इन सब ने जो है कि कंट्रीब्यूट किया, थोड़ा थोड़ा एंटर किया। इसके बाद आता है सेकेंड पोर्शन। नेक्स्ट पेज पे देखो यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे, हाँ देखो है, रिनेजेंस ब्रॉट इन ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी यानी कि लोग जानकार बनने लगे, पूछने लगे, सवाल करने लगे। इन दिस कॉन्टेस्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना है ब्रीफली रोल ऑफ ओरिजिनल थिंकर इन प्रोमोटिंग द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी अमंग द पीपल ऑफ यूरोप। फिर हाउ डिड द डेवलपमेंट ऑफ साइंस क्रिएट ए स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और व्हाट वाज द रोल ऑफ क्रूसेड इन अशरिंग द स्पिरिट ऑफ वो इंक्वायरी। ये दो के दोनों ही आंसर्स आपको आंसर नंबर 5 में मिलेंगे, जो अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर किए हैं इससे पहले वाले में शॉर्ट आंसर में। तो ये दोनों बी और सी पार्ट, डेवलपमेंट ऑफ साइंस और क्रूसेड वाला, ये दोनों आपको आंसर नंबर 5 में मिल जाएगा। पेज 98 पे देखते हैं सेकंड का ए पार्ट। तो ओरिजिनल थिंकर के बारे में देखो यहाँ लिखा हुआ है कि ओरिजिनल ड्यूरिंग द मेडिवल एज में जो चर्च वगैरह थे डिस्करेज कर रहे थे ओरिजिनल थिंकिंग को। कॉल्ड अपॉन स्कॉलर विद्वानों को बुलाया जाता था टू पुट फेथ इन द चर्च डॉगमास, कि चर्च के डॉगमास में जो है भरोसा रखें। अब ये डॉगमास क्या होता है, सिद्धांत कहते हैं, प्रिंसिपल्स को, उसको कहते हैं, चर्च के सिद्धांतों को पे जो है कि फेथ रखें। हाउ एवर ओरिजिनल थिंकिंग जो है कुड नॉट बी सप्रेस्ड, उनको दबाया नहीं जा सकता था लॉन्ग टाइम तक। और सर्टेन बोल्ड और इंडिपेंडेंट थिंकर ने क्या किया, क्रिटिसाइज कर दिया किसको, चर्च को, और लोगों से पूछा कि डेवलप करें अपना खुद का थिंकर जैसे कि आए उस समय रॉगर बेकन आए, और उसके बाद लिखा है क्या, एबेलार्ड आए, थॉमस एक्वेनस आए, और ये लोगों ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया क्रांतिकारी रूप से जो है थॉट प्रोसेस को, और स्ट्रेस दिया किसके ऊपर, रीजनिंग के ऊपर। रीजनिंग के ऊपर में मतलब स्ट्रेस देना मतलब कारण कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये था रोल ओरिजिनल थिंकर का। फिर उसके बाद बी पार्ट वाला देखो यही है, क्रूसेड और डेवलपमेंट ऑफ साइंस यही है आंसर नंबर 5 में। ये दोनों पॉइंट हम लोगों ने देखे थे, तो आंसर 5। अब ये बाकी दोनों पार्ट इसका सेकेंड का यहीं से लिख लेना आप। फिर उसके बाद देखो बात करें क्वेश्चन नंबर 3, रिनेसेंस और रीबर्थ ब्रॉट अबाउट ड्रास्टिक चेंजेस इन आर्ट। रीबर्थ जो है बहुत सारा ड्रास्टिक चेंज लेके आया, बहुत सारे एक बदलाव आए लिटरेचर में, साइंस में। तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, लियोनार्डो डा विंसी, विलियम शेक्सपियर और कोपरनिकस। इनके बारे में छोटी छोटी बातें लिखनी है, छोटे छोटे नोट्स लिखने हैं। तो पेज नंबर 100 कितने पे आएंगे, 3 पे आएंगे, लियोनार्डो, विलियम और कोपरनिकस। तो सबसे पहले लियोनार्डो कहाँ है, विलियम तो दिख रहे हैं और कोपरनिकस भी दिख रहे हैं। तो लियोनार्डो कहीं होंगे यहीं पे, इधर में कहीं है, नहीं। तो फिर लियोनार्डो कहाँ, एक मिनट मैं देख रहा हूँ तुरंत।
डाविंसी के बारे में ही बात कर रहा था ना, तो डाविंसी इधर थे, सॉरी शक्तिमान, डाविंसी इधर है, उधर तो लिटरेचर वालों में ढूंढ रहे हैं हम। लियोनार्डो डाविंसी जो है बहुत ग्रेट पेंटर थे, स्कल्प्टर थे, म्यूजिशियन और साइंटिस्ट भी थे। डाविंसी ने रिसीव किया था, कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिला था बियॉन्ड बेसिक रीडिंग, बस बेसिक रीडिंग राइटिंग और मैथ आता था। उनके पापा उनको अप्रिशिएट करते थे आर्टिस्टिक टैलेंट के लिए एंड अप्रेंटिस्ड हिम, और उनको अप्रेंटिस में डाल दिया था अराउंड द एज ऑफ 15 टू द नोटेड स्कल्प्टर, किसी जाने माने स्कल्प्टर और पेंटर के पास, उसका नाम है एंड्रिया डेल वेरोकियो। ये जो है फ्लोरेंस के थे। फॉर अबाउट अ डिकेड, मतलब 10 साल के लिए डाविंसी रिफाइन की अपनी पेंटिंग और स्कल्पटिंग टेक्निक को और ट्रेंड हो गया मैकेनिकल आर्ट में। फिर ये 2 लाइन ज़रूर ऐड करना, उनकी पेंटिंग कौन कौन सी है, वर्जिन ऑफ द रॉक और द लास्ट सपर और मोनालिसा, इनकी जो है ग्रेट मास्टर पीस है इनके। फिर इसके बाद आ जाओ विलियम के पास, तो अब लिटरेचर में है विलियम कि ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, प्ले राइट और एक्टर थे, जो कि वाइडली रिगार्ड किए जाते हैं ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज, और वर्ल्ड के प्री इमिनेंट ड्रामेटिस्ट हैं, और इनको अक्सर इंग्लैंड का नेशनल पोएट भी कहा जाता है और बार्ड ऑफ एवन भी कहा जाता है। इन्होंने 38 प्ले लिखे, 154 सोनेट लिखे और 2 लंबे लंबे नैरेटिव पोएम और कुछ दूसरे वर्सेस भी इन्होंने लिखे हैं। फिर इसके बाद है इन्होंने और क्या लिखा है, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और उसके बाद यहाँ पे है ना, ही ऑल्सो रोट सेवरल कॉमेडीज जैसे कि अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, इसके बाद मच एडू अबाउट नथिंग, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट। इट वॉज ओनली आफ्टर 1600 कि उन्होंने ट्रेजिडी लिखी, जैसे हैमलेट, किंग लियर, ओथिलो और मैकबेथ। तो इतना काफ़ी है इनके बारे में लिखना। फिर इसके बाद कॉपरनिकस, तो कॉपरनिकस एक मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर है, जिन्होंने फॉर्मुलेट किया मॉडल ऑफ यूनिवर्स, जो कि प्लेस करता है सन को रेदर देन अर्थ को सेंटर के अंदर यूनिवर्स के। और ये जो पब्लिकेशन था मॉडल का, उनकी किताब दी रिवॉल्यूशनी बस ऑर्बियम सेलेस्टियम ऑन द रिवॉल्यूशंस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर, उनके मृत्यु से जस्ट पहले 1543 में जो है रिगार्ड की जाती है एक बहुत बड़ा इवेंट हिस्ट्री के अंदर, साइंस हिस्ट्री ऑफ साइंस में, यानी कि विज्ञान के इतिहास में ये बहुत बड़ी चीज़ थी, मेजर इवेंट था जो इन्होंने थ्योरी दी थी, और ये ट्रिगर किया था कि इन्होंने, और ये जो है ट्रिगरिंग द कॉपर निकल रिवॉल्यूशन, और ये इनका कॉपर निकल रिवॉल्यूशन था। पहले क्या था ना कि अर्थ को ही सेंटर माना जाता था, तो फिर इनकी थ्योरी जब आई तो इनकी थ्योरी ने जो है इसको डिसरिगार्ड कर दिया, और इनकी थ्योरी ने बताया कि जो है कि अर्थ के पास 2 रोटेशन, वो 2 तरह से मतलब रिवॉल्व होता है, एक मोशन से ज़्यादा मोशन है उसके पास, यानी कि वही रोटेशन और रिवॉल्यूशन है। इसके अलावा इन्होंने जो है कि सन को मिडिल में, सेंटर में बताया, और वाकई ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, और ये जो है कि उस समय जो है कि साइंस के इतिहास में बहुत बड़ा इवेंट माना जाता है। फिर इसके बाद ये तीनों हो गए, तो अब यहाँ पे अब लास्ट वाला आ रहा है। अब लास्ट में ये पेंटिंग दी हुई है। अब ये जो पेंटिंग दी हुई है ना, तो पहला क्वेश्चन यही है कि आइडेंटिफाई करो पेंटिंग को और बताओ किसने बनाया है, और उसकी कुछ और पेंटिंग के बारे में बताओ। तो ये लास्ट सपर बाय लियोनार्डो डा विंसी, इनके द्वारा बनाया गया है। इनकी कुछ और पेंटिंग और इनके बारे में अगर जानना है तो यहाँ पे हमने लियोनार्डो डा विंसी में जो भी लिखा है वो सब इसके बी पार्ट में हम लिख देंगे। शॉर्ट नोट ऑन लियोनार्डो डा विंसी, ये बी पार्ट में हम लिख देंगे। थर्ड का ये यहाँ बी में हो जाएगा, फोर्थ के बी में एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें जो इनकी जो 2 पेंटिंग थी लास्ट में, वही दोनों पेंटिंग हम इसमें भी पुट कर देंगे। वर्जिन ऑफ रॉक थी, द लास्ट सपर था जो कि यही है, और मोनालिसा है ना, तो ये इनकी पेंटिंग थी, तो ये ए भी हो गया, बी भी। फिर उसके बाद कह रहा है कि व्हाट चेंजेस ऑकर्ड इन द स्टाइल ऑफ पेंटिंग एज अ रिजल्ट ऑफ द रिनेसेंस इन स्पिरिट ऑफ यूरोप, किस तरह का बदलाव आया पेंटिंग के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दिया हुआ था फोर्थ का सी, पेंटिंग में देखो किस तरह से बदलाव आया। जो रिनेसेंस पेंटर्स थे, है ना, रीबर्थ वाले पेंटर्स थे, इस्टेब्लिश किए बहुत ही हाई स्टैंडर्ड और प्रोड्यूस किए कुछ ग्रेटेस्ट पेंटिंग उस समय का, और वो दिखा रहे थे अपना टैलेंट बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बाय द रिजिड रूल ऑफ द चर्च के। और दे हैड अ ह्यूमनिस्टिक सेकुलर अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक और सेकुलर अप्रोच था, और वो प्रोड्यूस करते थे बहुत ही हाईली आर्टिस्टिक और लाइफ लाइक पेंटिंग्स, और वो मतलब जीवित चीज़ों की तरह एकदम बिल्कुल जीवित चीज़ें प्रदर्शित कर रहे थे।
है ना। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो कि इसमें किस तरह से है ये पेंटिंग, और इसके अलावा देखो ये सारी पेंटिंग्स भी तो उसी टाइम की हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि किस तरह से जो है कि जिंदा चीज़ों को वो प्रदर्शित करने लगे थे, और वो अब बाधित नहीं थे, रिजिड रूल ऑफ चर्च से रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे, उससे आज़ाद होकर करते थे ये सारी चीज़ें। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मैं कोशिश करूँगा कि सारा सिलेबस ख़त्म हो तो जल्द से जल्द आपको जो है एक्सप्लेनेशन की वीडियोस भी दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।